हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। उसमें जितने भी ग्रह वगैरह थे उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। वरुण उसमें रह गया था, ठीक है? तो वरुण का इसमें कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है वरुण के बारे में। तो इसे नेपच्यून बोलते हैं और सूर्य से दूरी के क्रम में ये लास्ट ग्रह है, यानी कि 8वां ग्रह है, ठीक है? और सूर्य से सबसे दूर ये स्थित है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में कि सबसे दूरी पर यही स्थित है, सबसे ठंडा भी यही है और सबसे दूर है। उपग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं? बेआकाशी पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। देखिए, ग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, ये चीज़ हमें पता थी। तारों के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ठीक है? तो उपग्रह किसे कहते हैं? तो ये ग्रहों के त जैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह जो थे, वो क्या करते थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो वैसे ही उपग्रह क्या करते हैं, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम सही से देखें, तो ये क्या करेंगे, ग्रहों के चारों ओर तो चक्कर लगाएँगे, लगाएँगे, साथ ही साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाएँगे, ठीक है? तो ये उपग्रह होते हैं। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, बेआकाशी पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, ठीक है? ये दूसरे की ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उससे ही चमकते हैं। स्वयं का इनके पास ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। जैसे अगर हम अपना उपग्रह की बात करें, तो चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। इसके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है, ये क्या करेगा, तारों की ऊष्मा एवं प्रकाश से ये चमकता है, ऑब्ज़र्व करके। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। गैनीमेड की बात हम कर चुके थे, तो ये क्या है, बृहस्पति का उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है? ये किसका है? तो बृहस्पति का है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वैसे ही डिमोस की अगर हम बात कर लें तो ये मंगल का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है, गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है? बाकी सभी के उपग्रह होते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय शनि के हैं, उसके बाद बृहस्पति के हैं। तो हमने उपग्रह के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंगल व बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बेल्ट दिखाई थी कि मंगल ग्रह जो था और बृहस्पति ग्रह था, इनके बीच में क्या है, बहुत छोटे-छोटे से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह कहते हैं और ये इसी क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसी बीच में ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, इसी क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये छोटे से लेकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं और ये पथरीले पिंड हैं, ठीक है? तो इनका आकार जो है वो निश्चित नहीं है, छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो पूरी बेल्ट में छोटे-छोटे से आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका आकार कोई फिक्स नहीं है, ये छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं और ये पथरीले होते हैं, ठीक है? तो पथरीले पिंड हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मतलब किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्टेरॉइड जो होते हैं, वो पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? एक बेल्ट होती है, वो ये पाई जाती है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन-सा था? तो सेरेस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहले कौन-सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? तो सेरेस नाम का जो क्षुद्र ग्रह है, वो सबसे पहले खोजा गया था। इसके बाद प्लास, जूनो, वेस्टा आदि जो है क्षुद्र ग्रह खोजे गए। अब हम जान लेते हैं कि उल्कापिंड या उल्कास में क्या होता है। ठीक है, इसे मेटेरॉइड्स या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, तो आकाश में क्या होता है, बहुत सारे आपने देखे होंगे बहुत तीव्र गति से घूमते हैं। ठीक है, एकदम दिखते हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं। तो हम लोग टूटता तारा भी उन्हें कह देते हैं कभी-कभी। तो यही होते हैं उल्कापिंड या उल्कास में। ठीक है, धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या करते हैं, तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से चमकते हुए दिखते हैं। इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं, ठीक है? तो टूटता तारा हम देखते हैं और हम कुछ ना कुछ विश माँगने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, तो वो गायब हो जाता है, ठीक है? तो यही होते हैं उल्कापिंड या उल्कास्म। इन्हें मेटेरॉइड्स या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए आकाशीय पिंड हैं और किससे बने होते हैं? तो ये धूल एवं गैसों से ये बने होते हैं, ठीक है? तो धूल और गैसों से बने ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ये अपनी तरफ खींचती है उसे, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण तेज़ी से पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा वायुमंडलीय जो घर्षण होता है, उससे ये जल जाते हैं तो इसलिए वो चमकते हुए हमें दिखते हैं। तो इन्हें टूटता तारा भी हम कहते हैं। प्रायः ये पृथ्वी पर पहुँचने से पहले राख हो जाते हैं। इन्हें उल्कास्म कहते हैं। जब ये जल नहीं पाते और पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है? तो यही उल्कास्म क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण ये क्या होता है, ये जल जाते हैं और राख हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो उल्कास्म कहा जाता है। और जब ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और पिंड के तौर पे पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है? कभी-कभी देखने को मिलते हैं पृथ्वी पे गिर जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं जल पाते, तब इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि उल्कापिंड और उल्कास्म में क्या अंतर है।
जब ये जल जाएगा, राख हो जाएगा तो उल्कास्म कहलाएगा और जब ये पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा, पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा, तो इसे क्या कहेगा? उल्का पिंड कहा जाएगा इसे। ठीक है? अब हम लोग जान लेते हैं कि धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है, ठीक है? इसे कॉमेट कहा जाता है। तो 2022 में ये पूछा भी गया है। ये आकाशीय पिंड धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं, जो सूर्य से दूर रहते हैं। ठीक है? बेआकाशीय पिंड जो धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं और सूर्य से दूर रहते हैं। जब ये सूर्य के समीप आते हैं, तो गर्मी के कारण गैसों की फुहारें निकलती हैं, जो एक लंबी पूंछ सी लगती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक है? अगर पुच्छल तारे की अगर हम बात करें तो ये क्या है? धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के ये पिंड बने होते हैं और ये सूर्य से दूर ही रहते हैं, मतलब सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में ही देखने को मिलेंगे आपको। और जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? तो गर्मी के कारण इनमें क्या होता है? गैसों की फुहारें निकलती हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे ना रॉकेट-वॉकेट छूटता है तो पीछे से आग सी ज़रूर निकलती है, तो वैसे ही इनको भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो गर्मी के कारण गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी पूँछ सी लगती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ठीक है? तो धूमकेतु पुच्छल तारा क्लियर हो गया होगा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल में देखा जा सकता है। ठीक है? तो ये देखिए आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, तो इस तरीके से होता है कुछ पुच्छल तारा। ठीक है? तो हेली पुच्छल तारा बहुत फ़ेमस है और ये 76 वर्षों के अंतराल में देखा जाता है। ठीक है? हेली पुच्छल तारा। अब जो लास्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो पहले हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं, लूनर इक्लिप्स इसे कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसकी छाया जो होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, ये चीज़ याद रखना। 1 नंबर पूछेगा कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो किस दिन पड़ता है, तो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। होता क्या है कि पृथ्वी जो होती है, आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक है? और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी बन जाती है, उसमें क्या होता है जब पृथ्वी जो होती है, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है? अब क्या आ रहा है कि सूर्य जो है वो तो अपनी जगह निश्चित है, ठीक है? वो तो एक जगह फिक्स है, पृथ्वी चारों चक्कर लगा रही है उसके। तो जब पृथ्वी जो होती है उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो क्या करेगी, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। अब सूर्य की जो अब मान लिया कि आप धूप के सामने खड़े हो जाते हो, आपकी छाया जो होती है पीछे की तरफ बनती है, तो वैसी ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पर कि जो सूर्य की जो रोशनी है सीधी उसके ऊपर बनेगी, क्या नाम है, पृथ्वी के ऊपर, तो उसकी जो छाया होती है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। ठीक है? जो पृथ्वी की छाया होती है वो किसके ऊपर पड़ेगी? वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, तो चंद्रमा ढक सा जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है? और चंद्र ग्रहण कब बनता है? तो ये पूर्णिमा के दिन बनता है। इतनी चीजें याद रखना। ठीक है? चंद्र ग्रहण कब बनेगा? पूर्णिमा के दिन बनेगा। अब देखिए ये फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा चित्र में। देखिए ये सन जो है वो अपनी जगह फिक्स है। ठीक है? ये तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। पृथ्वी जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी आ जाएगी बीच में और ये है आपका चंद्रमा है। अब यहाँ से ये रोशनी पड़ रही है, ठीक है? ये रोशनी पड़ रही है। अब रोशनी जो पड़ रही है तो क्या होगा कि इसकी जो छाया होगी पृथ्वी की, ये इसके ऊपर पड़ेगी मून के ऊपर और मून जो होगा वो ढक जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? वो चंद्र ग्रहण कहलाएगी। ठीक है? और ऐसी स्थिति कब होती है? ये पूर्णिमा के दिन बनती है। ठीक है? तो चंद्र ग्रहण जो होगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन बनेगा। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। आप ये स्थिति लिख सकते हैं कि जब पृथ्वी जो होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो सूर्य की जो पृथ्वी की जो छाया होती है, वो क्या पड़ेगी? वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति जो होती है, वो चंद्र ग्रहण कहलाती है और ये जो होता है, वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है? सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ऐसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है? देखिए समझना क्या है कि जब होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, वहाँ पे क्या है पृथ्वी बीच में आ रही है, यहाँ पर चंद्रमा बीच में आ जा रहा है। तो चंद्रमा की जो छाया होगी वो पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा। ठीक है? दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा-सा अंतर क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह तुम फिक्स कर दो। सूर्य तो अपनी जगह रहेगा। एक जगह पृथ्वी बीच में आ जाएगी, एक जगह चंद्रमा बीच में आ जाएगा। ठीक है? सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा है कि देखिए सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा वो बीच में आ जाएगा। चंद्रमा बीच में आ गया। अब इसकी जो पहले तो रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा की जो छाया होगी वो पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी। ठीक है? पृथ्वी तो बड़ी है तो पूरे तो नहीं कवर कर पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा कवर कर लेगी। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी क्या? सूर्य ग्रहण। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होगा। ठीक है? अमावस्या के दिन देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण। ठीक है? ये छाया है और ये इस पे पड़ रही है पृथ्वी पे। देखो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, एक तरफ सूर्य ग्रहण, एक तरफ चंद्र ग्रहण। ठीक है? चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है कि सन तो देखो अपनी जगह फिक्स है, दोनों जगह देखो सन जो है वो अपनी जगह फिक्स दिख रहा है। ठीक है? बीच में क्या होगा, अर्थ आ गई, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आ जाएगी और मून अपनी जगह पे है। वैसे ही क्या है सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि पृथ्वी जहाँ पे अर्थ आ रही थी यहाँ पे मून आ जाएगा और यहाँ पे अर्थ आ जाएगी। ठीक है? तो साम और समा करके याद रख सकते हैं। ये ऊपर वाले जो है SAM बन रहा है, साम बन रहा है, ठीक है? और नीचे वाला समा बन रहा है। ठीक है? तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। एस से हो जाएगा सन,
ए से हो जाएगा आपका अर्थ, एम से हो जाएगा मून। ठीक है? यहाँ पर क्या है, एस से सन हो जाएगा, एम से मून हो जाएगा और ए से अर्थ हो जाएगा। तो साम और समा करके इसे याद रख सकते हैं। ठीक है? तो ये 2 स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है? तो इसी के साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? मतलब देखते तो काफ़ी बच्चे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको बस इतना करना है कि वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तो आपका कोर्स तो कंप्लीट हो ही रहा है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो पिछले वीडियो में इतने अच्छे से नहीं बन पाए थे, तो वो सारा हमने कवर कर रखा है इसमें। ठीक है? नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।